जैन साथियों, तो जो आज का हमारा विषय है वो है भारत संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी जितनी तमाम भी कई प्रकार के जॉब होते हैं उन सब के बारे में जो मोटा मोटा होता है, जो मेन क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस का, मैं आपको वो पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो करवा सकूँ। और जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहीं से आते हैं। मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई ना तो आप अपने आप पॉलिटिकल साइंस को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को समझने लगोगे। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप इस वीडियो का पूरा लुत्फ़ उठा सके नॉलेज के साथ। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं। तो दोस्तों, पहली आती कल जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि संविधान क्या, क्यों और कैसे और लोकतांत्रिक के पूरा बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके जाके देख लीजिए। अब आता है कि भारत का संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जब 1757 में जब अंग्रेज़ों ने प्लासी की जो लड़ाई थी ना, जब वो जीत ली थी ना अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई, और 1764 का बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया था, तो अंग्रेज़ों को है ना पूरा ये हो गया था कि अब हमें इंडिया पर रूल करना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रूल करने के लिए चाहिए होता है लॉ, कानून। तो उस चक्कर में भारतीय संविधान की वो सीढ़ियाँ बन गई। बट उससे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो भारत है ना, भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की वाली सरकार है। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि दो तरह की प्रणाली होती है, संसदीय और एक राष्ट्रपति वाली। और एक स्वतंत्र, संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, मतलब लोगों का ही शासन है। ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया था। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो 26 जनवरी 1950। आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1949 को ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। अब जो आता है ना कि भारतीय संविधान, तो जो भारतीय संविधान है ना दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। तकरीबन इसमें इस समय जब ये लागू हुआ था ना तो 395 अनुच्छेद थी, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन आज के टाइम में यानी कि जो प्रेजेंट में है ना दोस्तों, ये 448 के आसपास हो गया है, क्योंकि अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होता रहता है। और 22 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हो चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही इसमें है ना 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि परिशिष्ट होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि बना कैसे, क्या बना। तो 19 अगस्त 1947 को है ना भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ, यानी कि समिति बन गई उस समय कि ये कैसा बनेगा। और इसके जो अध्यक्ष थे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, इनके ही नेतृत्व में भारतीय संविधान का पूरा ढांचा प्रारूप बना। ठीक है, और इसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अब आता है कि संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के टोटल जिस समय बन रहा था ना उस समय 284 सदस्य थे। ठीक है, 284 26 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं शामिल थी। ये बात बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, महिलाओं के नाम पूछ लेते हैं एसएससी में, तो आपको ये याद रखना है। इसके पश्चात है ना 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। जिस समय हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था उस समय अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। तो ये पूरा का पूरा है ना दोस्तों पीरियड है कि भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा। अब आती है कि जो संविधान जिस समय बना था ना उस समय संविधान का प्रस्तावना भी, मतलब संविधान का क्या प्रस्तावना है, कैसे होगा, ये पूरा का पूरा ये बताया गया था। तो देखो, इसमें मेन करने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना वो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से प्रभावित है, ली नहीं गई, प्रभावित है, वहाँ से मोटिवेट हो रखी है। अब विश्व में, और ये जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार यानी कि जो
भारतीय संविधान की क्यों जरूरी है, पूरा का पूरा भारतीय संविधान है ना, प्रस्तावना के माध्यम से उसकी अपेक्षा, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, दर्शन पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है भारतीय संविधान को। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि आप अंडरस्टैंड कर सको, आपको मेहनत ना करना पड़े, कि आप क्वेश्चन देखते ही आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर सको। ये सीधे सीधे जनता से प्राप्त होती है। यही कारण है कि हम कहते हैं ना, आपने वो सुना होगा लाइन कि हम भारत के लोग, वो हम इसीलिए कहते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में कहते हैं हम भारत के लोग, अब आती है भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की तो बहुत सारी विशेषता है, ठीक है। भारत का संविधान विशेषता यह है कि वो संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। दो तरह के होते हैं गवर्नेंस बॉडी, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे संघात्मक एकात्मक, ठीक है। भारत के संविधान में एकात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषता है, संघात्मक मान ली। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के रूप के अधिक शक्तियाँ बनाने का प्रावधान निहित है। दूसरी ये भी इसमें खासियत है। तीसरी विशेषता यह है कि यह केवल एक नागरिकता की ही है, ठीक है। एकल नागरिकता हमारे कंट्री में है, समावेश किया गया है। एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकार का संचालन के लिए व्यवस्था प्रदान की गई है। तो ये हमारे संविधान का एक अनोखा संविधान है। इसके अलावा संविधान की कुछ अच्छी विश्व के दूसरे संविधानों से संकलित, जैसे कि हमने है ना, ऐसा नहीं कि हमने खाली हमको लगा कि हम जो मर्जी कर ले, हमने ऐसा भी किया है कि जो फॉरेन की कंट्रीज़ है ना, हमें वो अच्छी लगी, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, संघात्मक पद्धति है, मतलब जुडिशल सिस्टम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमने विदेशों से भी ली है, यानी कि विदेशी संविधान से भी ली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संसदीय स्वरूप, जैसे कि एक मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इस संविधान में ना सरकार का संसदीय स्वरूप व्यवस्था है, जिसकी रचना कपित एकात्मक विशिष्टियों से संगीत है, केंद्रित है, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका, संविधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति, मतलब तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमने बाहर से लिया हुआ है। भारत की संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्र संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दोनों संसद है, जो राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो हमने है ना एक जो 79 आर्टिकल है ना, ये कहता है कि जो परिषद होता है ना, राष्ट्रपति, वो दोनों संविधान के नाम से ही जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। संविधान की धारा 74A के में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे संविधान से शक्तियाँ लेती है, जो हमारे लीडर्स है कैसे संविधान से शक्ति लेके काम करते हैं। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एक बोलते नहीं है कि सुप्रीम लीडर, वो रिप्रेजेंट करता है एक राष्ट्रपति, बट रियलिटी में होता है प्रधानमंत्री। वो हमारे देश की विशेषता है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए अपने अनुसार कार्य को निष्पादन करेगा, ठीक है। इस प्रकार वास्तविक कार्य शक्ति मंत्री परिषद में निश्चित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये बात मैं कल भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद होगी और उसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वो इनडायरेक्टली नहीं होता, वो डायरेक्टली होता है, ठीक है। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु, अब ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत का संविधान प्रमुख 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक देश है ये, ठीक है। यह स्वाभाविक धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष भाई बहुत तगड़ा वर्ड है अपने आप के अंदर। दूसरा, भारत का सरकारी संस्थानों के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं के अधिकार क्या होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया संस्था पर लागू होगी। तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, नागरिकों का क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशित तत्व, यानी कि सब कुछ है ना, आपको सब कुछ 3 बिंदु पे हुए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब संविधान में कुछ खामियां भी आ सकती है जिनमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए क्या हुआ है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले जानते थे कि भविष्य में जाके है ना हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे वर्तमान स्थिति के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत संविधान सभा के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। तो देश के चहुमुखी विकास के लिए है ना, इन्होंने पहले एक बना दिया, 3 प्रक्रियाएं बना दी, जिसमें पहला था संशोधन 18 जून 1951,
का संशोधन किया गया, जबकि अब तक के संविधान में ना टोटल 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 100 लिखा हुआ है जो मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, और अभी तो और भी हो चुकी है। देखो, पाँचवीं क्या अनोखी बात है, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। भाई कोई भी इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ था, मतलब वैसे ये शीला दीक्षित के काल में है ना, ये 2 वर्ड जुड़ गए थे। ये मतलब आज भी इस बात पे काफ़ी भी वो होता है कि सोशलिज्म एंड वो क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, 2 ऐसे वर्ड क्यों, ये वो मतलब बहुत हंगामा होता है। तो आपको इसमें नहीं पढ़ना, आपको अपनी तैयारी करना है कैसे भी करके, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करते थे। मैंने कहा ना, बहुत हंगामा हुआ है भाई इस चीज़ के लिए। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, जो धर्मनिरपेक्ष है वो बता रहा है कि यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना सबको बराबरी का दर्जा और अवसर देगी। तो ये पूरा का पूरा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, और इतने ही मेन है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का इतिहास। तो मिलते हैं, बाय, ख्याल रखिए अपना, सेफ।